कभी सोचा है कि जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य एकदम से खत्म हो जाता है तो क्या होता है? आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के उसी दिलचस्प दौर को समझेंगे जब मध्य एशिया से आए नए शासकों ने भारतीय इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है। जब भी कोई बड़ी शक्ति गिरती है तो एक खालीपन सा आ जाता है। इससे उथल-पुथल भी होती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। और जैसा कि हम देखेंगे, उस खाली जगह को भरने के लिए कोई ना कोई तो हमेशा आगे आता ही है। तो हुआ ये कि जैसे ही विशाल मौर्य साम्राज्य ढह गया, पूरे उत्तरी भारत में एक पावर वैक्यूम मतलब एक शक्ति का शून्य बन गया। ये एक खाली सिंहासन की तरह था जो उत्तर पश्चिम के ताकतवर योद्धाओं और राजाओं को अपनी तरफ खींच रहा था, जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने को पलटते हैं। इस खालीपन को भरने के लिए जो सबसे पहले आए वो थे हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक्स, जिन्होंने इस नए दौर की शुरुआत की। तो आखिर ये इंडो ग्रीक्स थे कौन? असल में मौर्यों के जाने के बाद भारत पर हमला करने वाले ये पहले विदेशी शासक थे। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ हमलों तक सीमित नहीं है। इनका सबसे बड़ा, सबसे यादगार काम था सिक्कों के क्षेत्र में, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, इनके सबसे मशहूर राजा मिनांडर, जिन्हें मिलिंद भी कहते हैं, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि ज्ञान के भी खोजी थे। उन्होंने तो जैसे भारतीय सिक्कों की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सोचकर देखिए, पहले के सिक्के कैसे होते थे? टेढ़े मेढ़े, कोई खास आकार नहीं, बस कुछ निशान बने होते थे। और फिर आए हिंद यूनानी। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए जिन पर राजा का नाम और उनकी असली दिखने वाली तस्वीर होती थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये पावर और पहचान का ऐलान था। और उनका असर सिर्फ पैसों तक ही नहीं रहा। राजा मिनांडर बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ लंबी बातचीत की, और उनकी ये दार्शनिक बहसें मिलिंद पन्हो नाम के एक मशहूर ग्रंथ में आज भी जिंदा हैं, जो हमें ज्ञान और जिज्ञासा की अहमियत याद दिलाती हैं। तो हिंद यूनानियों ने तो नींव डाल दी, पर कहानी तो अभी बस शुरू हुई थी। उनके बाद एक के बाद एक कई शासक आए और उन्होंने इस सांस्कृतिक इमारत पर अपनी अपनी मंजिलें जोड़ी। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। हिंद यूनानियों के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य एशिया से आए शक, जिन्हें सिथियन भी कहते हैं, ये भी कई हिस्सों में बटे हुए थे और भारत के अलग अलग इलाकों में फैल गए। पर इनमें से एक नाम है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन का सबसे बड़ा काम था जूनागढ़ का शिलालेख। पर रुकिए, ये कोई आम पत्थर पर लिखा संदेश नहीं था, ये संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा और पूरा शिलालेख था। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहीं से संस्कृत एक शाही और साहित्यिक भाषा के तौर पर उभरने लगी। शकों से ही जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है विक्रम संवत के शुरू होने की। कहते हैं कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराया, और इस बड़ी जीत की याद में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली और एक नया कैलेंडर शुरू कर दिया, विक्रम संवत, जो आज भी हमारे देश में इस्तेमाल होता है। शकों के बाद मैदान में आए पार्थियन, जो ईरान से थे। इन्हें पहलव भी कहते हैं। इनका राज भले ही बहुत लंबा नहीं चला, पर इन्होंने भी इस कहानी में अपना एक जरूरी पन्ना जोड़ा। पार्थियन शासकों में सबसे मशहूर नाम है गोंडोफर्नेस, और इनके समय से जुड़ी एक बहुत ही खास घटना है। ईसाई मान्यताओं के मुताबिक ईसा मसीह के एक शिष्य सेंट थॉमस उन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे। ये भारत में ईसाई धर्म की शुरुआती दस्तक थी। अब हम आते हैं इस दौर की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर शक्ति पर, यानी कुषाण। ये सिर्फ कोई और राजवंश नहीं थे, ये एक ऐसे साम्राज्य के निर्माता थे जिसकी सरहदें मध्य एशिया से लेकर पूरे उत्तर भारत तक फैली थी। इस महान राजवंश की नींव रखी थी कुजुल कड़फिसेस ने, लेकिन इसे इसकी बुलंदियों पर पहुंचाया महान शासक कनिष्क ने। उन्होंने 2 राजधानियों से अपने विशाल साम्राज्य को चलाया। एक थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर कहते हैं, और दूसरी थी मथुरा। ये नंबर 78 इसे याद रखिएगा, 78 ईस्वी। ये वो साल है जब कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। और कमाल की बात यह है कि ये वही कैलेंडर है जिसे आज भारत सरकार भी इस्तेमाल करती है। सोचिए, एक प्राचीन राजा का फैसला आज तक हमारी जिंदगी का हिस्सा है।
कनिष्क सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा नहीं थे, बल्कि वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उन्होंने न सिर्फ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, बल्कि कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई, जो बौद्ध धर्म के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और कला के क्षेत्र में तो उनके दौर में कमाल ही हो गया। 2 अलग-अलग आर्ट स्टाइल्स एक साथ फल फूल रहे थे। एक तरफ थी गांधार कला, जिसमें भारतीय कहानियों को यूनानी अंदाज में दिखाया गया था, और दूसरी तरफ थी मथुरा कला, जो पूरी तरह से भारतीय थी, जिसकी जड़ें इसी मिट्टी में थीं। हाँ, सिक्कों की बात करें तो ये याद रखना जरूरी है कि सोने के सिक्के शुरू तो हिंद यूनानियों ने किए थे, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय कुषाणों को ही जाता है। ये उनके साम्राज्य की अमीरी और ताकत का सीधा सबूत था। तो इन सब राजवंशों ने, हिंद यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण, इन सब ने मिलकर आखिर भारत पर कैसा असर डाला? क्या ये सिर्फ हमलावर थे जो आए और चले गए, या फिर इनकी कोई गहरी विरासत भी है? चलिए इनके असर को एक साथ देखते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। हिंद यूनानियों ने हमें राजा की तस्वीर वाले सिक्के दिए, शकों ने संस्कृत को शाही सम्मान दिलाया, पार्थियनों के जमाने में सेंट थॉमस भारत आए, और कुषाणों ने हमें शक संवत दिया, और साथ ही गांधार और मथुरा जैसी कला की शैलियां दी। मतलब हर किसी ने भारत की कहानी में अपना एक नया रंग भरा। और आखिर में एक सवाल, ये शासक जिन्हें हम विदेशी कहते हैं, ये आखिर कब तक विदेशी रहे? क्या ये हमेशा बाहरी ही बने रहे, या फिर धीरे धीरे यहीं की संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए कि एक नई मिलीजुली पहचान बन गई? ये सवाल हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों के मिलने, बदलने और कुछ नया बनाने की एक लगातार चलने वाली कहानी है। इस पर सोचिएगा जरूर।